Welcome everyone to the Ample Knowledge. Today we are going to start part 4 of the chapter Some Basic Concept of Chemistry. In this part we are going to cover these topics. First is your atomic mass, second molecular mass, third percentage composition, fourth empirical and molecular formula, fifth stoichiometry, mole concept, limiting reagent. These are the topic which we are going to cover today. Your first topic is atomic mass. सबसे पहले हम एटॉमिक मास की डेफिनेशन पढ़ेंगे. आफ्टर दैट एक एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. एटॉमिक मास इज द नंबर. एटॉमिक मास एक नंबर है विच टेल दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. ये एक नंबर है जो हमें बताता है कि जो एटम है किसी भी एलिमेंट का वो कितने टाइम हैवियर है. किससे हैवियर है? 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ C12 कार्बन एटम. ठीक, बहुत सिंपल है. एटॉमिक मास एक नंबर है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट का जो एटम है, एक एटम, किसी भी एलिमेंट का एक एटम वो कितने टाइम हैवियर है. किससे? 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ C12 कार्बन एटम के से. सिंपल सी डेफिनेशन है. अब ये जो 1/C12 मास ऑफ कार्बन एटम है ये क्या है, क्यों है, ये समझने की कोशिश करो एक एग्जाम्पल से. ठीक, मान लीजिए आप शॉप पे जाते हैं, आप उसको बोलते हैं कि आप मुझे शुगर दे दीजिए. तो वो क्या करता है, वेटिंग मशीन लेता है, एक साइड शुगर रखता है और दूसरे साइड 1 kg का बार रख देता है क्योंकि आपने 1 kg शुगर मांगी होती है. आफ्टर दैट आप उसको कहते हैं कि आप हमें राइस दे दो और राइस हमें 5 kg दे दो. तो वो 1 kg के 5 बार रखता है और आपको क्या करता है, राइस दे देता है. अब आप यहाँ पे देखें, आपको उसने शुगर दिया, उसने आपको राइस दिया. दोनों की क्वांटिटी मेज़र करने के लिए उसने एक रेफरेंस लिया है. रेफरेंस क्या लिया है? 1 kg बार को लिया है. इस 1 kg बार से उसने आपकी बाकी सारी क्वांटिटी के वेट को मेज़र किया है. बिल्कुल हम भी यही करते हैं एटॉमिक मास में. जब हमें किसी भी एलिमेंट के मास को मेज़र करना होता है तो हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट लेने होंगे जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए और स्पेसिफिक हो जाए. इसके लिए जो हमने रेफरेंस लिया वो क्या लिया? 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन 12 एटम. मास ऑफ C कार्बन के 12 के एक एटम का मास लिया. ठीक, और इसको क्वांटिटी को हमने किसके बराबर बोल दिया? 1 AMU के बराबर बोल दिया. आफ्टर दैट एक डिवाइस दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर, उससे हमने मास निकाला C12 कार्बन एटम का, जो कितना आया? 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 ग्राम आया. इतना ग्राम आया. जब इसकी वैल्यू हमने इसमें रखा तो हमें 1 AMU की वैल्यू मिली. और 1 AMU की वैल्यू कितनी मिली? 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम मिल गई, जो किसके बराबर थी? 1/Na के बराबर थी. जहाँ पे Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर है. और Na की वैल्यू कितनी है? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 है एवोगाड्रो की वैल्यू. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना टॉपिक दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से बनते हैं और जब हम उन एलिमेंट के मासेस को ऐड करते हैं
तो हमें उस मॉलिक्यूल का मास मिल जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया वाटर का। अब हमें पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल में 2 H होता है और 1 O होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। हमें पता है कि जो H का मास है वो 1 है, ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है। अब हमने जब हाइड्रोजन का मास 1 है तो हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। हमने हाइड्रोजन के मास को 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन कितना है 2 है। उसके बाद उसमें ऐड कर दिया 16 और इसका हमने टोटल निकाल लिया जो कितना आया 18। इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं CH3COOH का, मतलब एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड में कार्बन कितने हैं 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं। हमें पता है ऑक्सीजन का मास कितना है 16, हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का मास 12। अगर कार्बन 2 है और 1 कार्बन का मास 12 है तो 2 कार्बन का मास कितना हो जाएगा 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, मतलब 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 × 16। इस सब को ऐड कर लो तो हमें मास किसका मिल जाएगा एटॉमिक मास एसिटिक एसिड का, मतलब CH3COOH का मास मिल जाएगा। और ये कौन सा मास है मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि CH3COOH एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट होते हैं जब इन सब के मास को हम ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है मॉलिक्यूलर मास मिलता है। अब हम इसको वापस से एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लो हमें मास निकालना है किसका कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन का मास 12, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन इसमें कितना है एक ही है। ऑक्सीजन का मास 16, ऑक्सीजन कितने हैं 2, इसलिए मल्टीप्लाई बाय किससे कर दिया 2 से। इन सब को सॉल्व करेंगे तो कितना आया 44। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो गया 44 ग्राम हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम एक और ट्राई करते हैं। मान लो हमें मास निकालना है 2H2O का। इसका मास निकालो। कैसे निकालेंगे? हमने अभी H2O का मास निकाला है और H2O का मास कितना आया 18, तो 18 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मिल जाएगा। कितना होगा 2 8 जा 16 का 6, कैरी 1 और ये 3, कितना हो गया 36। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम पढ़ते क्यों हैं, क्या ज़रूरी है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम इसलिए पढ़ते हैं कि मान लो एक कंपाउंड बना या एक मॉलिक्यूल बना, वाटर का ही मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो वाटर का मॉलिक्यूल बना है इसमें वाटर का कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज इसमें ऑक्सीजन मिला है या कितना परसेंटेज इसमें हाइड्रोजन मिला है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ना पड़ेगा। अब मान लो हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड हमने ले लिया। कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कितना परसेंटेज है कार्बन का, कितना परसेंटेज है ऑक्सीजन का, ये हमें कैसे पता चलेगा? परसेंटेज कॉम्पोजिशन से ही पता चलेगा। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर हमें निकालना होता है किसी भी एलिमेंट का, तो उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं?
फॉर्मूला हमारा होता है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एलिमेंट। अब हमने यहाँ पे जो एलिमेंट अपना कंपाउंड लिया है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, हमने यहाँ पे जो कंपाउंड लिया है वो क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें पता है कि Na का जो मास है वो कितना होता है, 23 होता है। H का मास कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। अब इन सब को हमने ऐड कर दिया तो हमें आंसर मिला 40। तो 40 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि हमको मास पता करना था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता करना था, किसका, ऑक्सीजन का। तो हमने क्या लिखा फॉर्मूला, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास, फॉर्मूला क्या कह रहा है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड। मास कितना है इस एलिमेंट का इस कंपाउंड में, तो कितना मास है ऑक्सीजन का, 16। तो हमने क्या लिख दिया, 16 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40 और दैट्स कम एज 40%। ऑक्सीजन का मास आ गया। अब हमें क्या करना है, सोडियम का मास निकालना है। हमें पता है कि सोडियम जो है वो कितना हमने ले रखा है, 23। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40 तो कितना आ गया, 57.5%। ठीक, ये तो हो गया ऑक्सीजन और सोडियम का परसेंटेज। अब मान लो आपको परसेंटेज किसका निकालना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40, यही होगा, है ना। 1 हाइड्रोजन का मास, 100 से मल्टीप्लाई करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड नीचे होना चाहिए, डिवाइडेड बाय होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास हमारे कंपाउंड का कितना है, 40। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.5, इतना ही आएगा। अब हम चेक करते हैं ये सही है कि नहीं सही है। ठीक, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, कितना होगा, 97.5 ही होगा। इसको ऐड कर दो, अब इसमें कितना हो जाएगा, 2.5, 10 का 0 कैरी 1, 0 कैरी 1, आ गया 100%। मतलब जो हम कर रहे थे वो सही था और जो हमने सबके मासेस निकाले वो भी सही है। ये फॉर्मूला हम सिर्फ अप्लाई करते हैं जब हमें पता करना हो किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का कितना परसेंटेज मिला हुआ है, कितने परसेंटेज से ये कंपाउंड बना हुआ है। अब मान लो हम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन पता करते हैं कि ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है। तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 होता है। इसमें कितना ऑक्सीजन मिला हुआ है, दो ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का कितना मास होता है, 16 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और इस पूरे टोटल का मास कितना है, 40 है। तो कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से किसका परसेंटेज हमें मिल जाएगा, ऑक्सीजन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो अभी आप पढ़ के आए हुए हैं। अभी आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला। किसी भी मॉलिक्यूल का जब आप मास निकालेंगे उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के मासेस को आप ऐड कर लेंगे तो आप मॉलिक्यूल का मास निकाल लेंगे। और जो मॉलिक्यूल होता है वही उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई आपसे पूछे आप बोल दोगे H2O। आपसे कोई पूछे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला बताइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप बोल दोगे CO2। कोई आपसे बोले सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, आप बोल दोगे H2SO4।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है वो आपको पता चल गया। अब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करना है। मॉलिक्यूलर मास क्या है वो भी आपको पता चल गया। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट होंगे, जब हम उन एलिमेंट के सारे मासेस को ऐड कर देंगे तो हमें जो मास मिलेगा वो क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया। अभी हमको सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला समझना है और एम्पेरिकल मास समझना है, ठीक। तो हम एम्पेरिकल मास के बारे में पढ़ते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। मतलब समझो इस बात का, ठीक। मान लो हमने अपना कंपाउंड लिया, क्या कंपाउंड लिया? H2O2। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक। H2O2। अब मैं आपसे बोलूँ आप मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या बोलोगे? HO। इसमें हमने क्या किया? 2 हाइड्रोजन था, इसको भी डिवाइडेड बाय 2, इसको भी डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और क्या मिल गया हमें? HO मिल गया, ठीक। तो ये जो हमें HO मिला है ये क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपलेस्ट होल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। ये सिंपलेस्ट होल नंबर का कॉम्बिनेशन है एलिमेंट का इस कंपाउंड में, ठीक। यही क्या होता है? मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला। और जब हम इनका मास निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एम्पेरिकल मास मिल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखो, ये हमने ले लिया ग्लूकोज और यहाँ पे हमने देखा C6H12O6 है, ठीक। ये तो था, क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। अब हमें इसका एम्पेरिकल मास निकालना है, तो हमने क्या किया? सबको 6 से क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या मिला? C मिला, H2 मिला, O फिर से हमें 1 मिला। तो ये क्या आ गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। और जब हम इसका मास पता कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एम्पेरिकल मास मिल जाएगा। मास निकालना मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में आपने मास निकालना सीख लिया था। अब हम एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर मास के रिलेशन को देख लेंगे। रिलेशन क्या है इनका? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास इज इक्वल टू n, और n यहाँ पे क्या है? होल नंबर का मल्टीपल है। अब ये कैसे निकलता है समझना। हम H2O2 की ही बात करेंगे, ठीक। अगर हम H2O2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें तो कितना होगा? पहले एक चीज़ समझ लो, ये था मॉलिक्यूलर मास और HO, इसका क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमें इसका मास निकालना है। हाइड्रोजन कितना है? 2, इसलिए हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2, तो इस वजह से ऑक्सीजन का मास हो गया 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 + 2 कितना हो जाएगा? 34। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना आ गया? 34 आ गया। अब एम्पेरिकल मास देखते हैं। एक ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, और उसमें हम ऐड कर देंगे हाइड्रोजन का मास, तो कितना हो जाएगा? 17। ये हो गया हमारा एम्पेरिकल मास। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है? 2, और यही 2 क्या है? होल नंबर है। मतलब अब इस एम्पेरिकल को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या है वो हमें मिल जाएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? एक हमने एम्पेरिकल अपना, हम क्वेश्चन में दे रखा है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन इज C3H7। ये हमारा क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अगर हम इसका मास निकालना चाहें तो हमें पता है एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है। मल्टीप्लाई बाय इसको हम 3 कर देंगे, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है?
1 होता है। जो हमें मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, 43 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एम्पेरिकल मास। ये क्या हो जाएगा, हमारा एम्पेरिकल मास हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना था, और आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इट्स मॉलिकुलर वेट इज 46.2। इसका मॉलिकुलर वेट कितना दे रखा है, 86.2 दे रखा है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था कि मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास इज इक्वल टू n, और हमें n यहाँ पे पता करना था, तभी तो हम मॉलिकुलर फॉर्मूला पता कर पाएंगे। मॉलिकुलर मास हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 86। हमने एम्पेरिकल मास अभी निकाला, दैट इज़ 43। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, और वो क्या मिलेगी, 2। इसका मतलब जो यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। स्मॉल n की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। इसका मतलब जो मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, C6H14। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज स्टेक्योमेट्री। स्टेक्योमेट्री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, ये सिंपली रिप्रेजेंटेशन है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। मान लीजिए ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेक्योमेट्री बोलते हैं। इसमें जो ये आगे नंबर लिखे होते हैं एलिमेंट के, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेक्योमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं इन नंबरों को। अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब मिलते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो 2 मोल ऑफ वाटर को बनाते हैं। ठीक, वापस से समझना क्या कह रहा है ये। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, जब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से मिलता है तो 2 मोल ऑफ वाटर को बनाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो। ये क्या कह रहा है कि अगर 6 मोल हैं हाइड्रोजन के, तो बताओ कितने मोल ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है। बहुत सिंपल है, इन दोनों को देखें। इस 6 मोल इसके कितना है, 3 टाइम्स है, इसको भी 3 टाइम्स कर दो, कितना हो जाएगा, 3 मोल। आ गया, सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। वैसे तो मोल कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ है, लेकिन आप बस उतना समझो अभी जितने में आप अपने क्वेश्चन कर सकें। इस मोल कॉन्सेप्ट में आपको एक पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, Na के बराबर होते हैं, और Na की वैल्यू क्या है, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने 1 मोल लिया है मॉलिक्यूल का, 1 मोल मॉलिक्यूल क्या लिया है, तो बताओ उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे उसमें, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगर मैं आपसे बोलूं
कि मैंने एक एलिमेंट ले रखा है, बताओ उसमें कितने पार्टिकल्स हैं। एक मोल एलिमेंट ले रखा है, 1 मोल ऑक्सीजन लिया, तो बताइए उसमें कितने ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होंगे, कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। तो आप क्या बोलोगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। सिंपल सी बात है। अगर आपको बोल दे 1 मोल और डैश पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल कितने होंगे, मोल आ गया तो आप ऑटोमेटिकली उसको 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -23 कर देना है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, गिवन मास, जो हमें मास दिया हुआ हो, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कर देना है, तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स पता चल जाएंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हों तो हमें क्या कर देना है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कर देना है। अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हों तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कर देना है और डिवाइडेड बाय उस एवोगाड्रो नंबर कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएगा। अब इन दोनों चीज़ को हम न्यूमेरिकल से समझते हैं, जिससे बहुत आसानी होगी। ये क्या कह रहा है, हाउ मैनी ग्राम आर देयर इन 5.5 मोल ऑफ सल्फर। मतलब ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स है ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 5.5 दे रखा है, और वो भी किसके, सल्फ़र के। मतलब सल्फ़र का मॉलिक्यूलर मास भी हमें पता है, सल्फ़र का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32 होता है। मतलब आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो आप गिवन मास आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। वापस से आपको नंबर ऑफ़ मोल्स दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास सल्फ़र का आपको पता ही है, तो आप गिवन मास आराम से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, जो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स दे रखा है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 32, तो हमें क्या मिल जाएगा, गिवन मास मिल जाएगा, और गिवन मास कितना है, 176 ग्राम। ठीक। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। बोल रहा है हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करना है, किसमें, 64 ग्राम में। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32, गिवन मास कितना है, 64। दोनों को डिवाइड कर दो, जो हमारा आंसर आएगा वही नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 24.088 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ सोडियम एटम। कितने नंबर ऑफ सोडियम एटम हमको दे रखा है, इतना दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स पता करना है, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा हमने, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करना है। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस मच पार्टिकल। इस पार्टिकल का हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं, और ये पार्टिकल है किसका, सोडियम का। हमने फॉर्मूला भी पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दे रखा है, एवोगाड्रो नंबर हमें पता है, तो हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, इतने हैं, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, और दैट इज़ कितना आ गया, 24 मोल्स आ गया। मोल कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको दे दिया है। मोल कॉन्सेप्ट पे अगर आपको ये तीनों बातें याद रहेंगी तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं आप आसानी से निकाल लेंगे।
फॉर्मूला ही याद करना इनफ नहीं होगा, इस पे आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एंड ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया नहीं है, आपने क्लास 9th में ये पढ़ा है। ना समझ में आए तो ये वीडियो 2 बार देखना, क्लास 9th के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना बहुत आसानी से। Our next topic is limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? किसी रिएक्शन में जिस रिएक्टेंट की क्वांटिटी कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। द रिएक्शन विच रिएक्ट कंप्लीटली इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। एंड अब एक्सेस रिएक्टेंट हम किसको बोलते हैं? द रिएक्टेंट विच इज़ नॉट कंज्यूम कंप्लीटली इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट। ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन, ये हो गया एक्सेस रिएजेंट की डेफिनेशन। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। अब हमने क्या किया, इस रिएक्शन में हमने AgNO3 का रिएक्शन करवाया HCl के साथ, और हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? AgCl बनता है प्लस HNO3 बनता है। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, 50 ग्राम ऑफ AgNO3 ले लिया एंड 50 ग्राम ऑफ HCl ले लिया, ठीक। एंड हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या बनता है? 53 ग्राम ऑफ हमें क्या मिलता है? AgCl मिलता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब आप यहाँ पे देखो कि हमने क्या किया है, 50 ग्राम ऑफ AgNO3 ले लिया है। अब ये जो इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, ये जो हमने मास लिया है ग्राम में, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है कितने से? 1 मोल ऑफ AgNO3 में कितना मास होता है? वो होता है 143.5 ग्राम होता है। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है? 0.035 मोल AgNO3 मिल जाता है। मतलब अगर हम इतना AgNO3 लेते हैं तो इतने AgNO3 में अगर हम 50 ग्राम AgNO3 लेते हैं तो हमें 0.35 मोल AgNO3 मिलता है। कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर हमें वेट दे रखा है रिएक्टेंट का तो हमें ऐसे ही करना है, जो हमें दे रखा है वेट उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मोल उस रिएक्टेंट में कितना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब हम ये तो हमारा हो गया AgNO3 के रिस्पेक्ट में। अगर हम देखते हैं, अब हम HCl के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो यहाँ पे वेट कितना है? वापस से 50 ग्राम दे रखा है। अब कितने HCl हमने मोल यूज़ किए हैं यहाँ पे? 1 मोल HCl में कितना उसका होता है? मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 36.5 होता है। इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है? 1.37 मोल ऑफ HCl आ जाता है। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में से कम कौन सा है, 0.35 मोल AgNO3 कम है या 1.37 मोल AgNO3 HCl कम है? तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 0.35 मोल AgNO3 वो लेस है, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। वापस से इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रिएक्शन होती है, भले हमने यहाँ पे 50 ग्राम AgNO3 क्यों ना ले रखा हो, लेकिन इसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, इसलिए AgNO3 इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो हमने क्या किया है, 2H2 लिया है, 2 मोल लिए हैं हाइड्रोजन के,
1 मोल लिया है ऑक्सीजन का और हमें 2 मोल ऑफ वाटर मिल रहा है। इसका हमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट अगर पता करना हो, हमने स्टार्टिंग में जो हाइड्रोजन का वेट लिया वो कितना ले लिया, 8 ग्राम ले लिया, और ऑक्सीजन भी कितना ले लिया, 8 ग्राम ले लिया। तो हमने क्या किया, 8 ग्राम जो हमने हाइड्रोजन लिया है उसे मल्टीप्लाई किया 1 मोल हाइड्रोजन के। हम सपोज करते हैं कि ये 1 मोल है हाइड्रोजन का। अगर 1 मोल हम हाइड्रोजन का लेते हैं तो उसका वेट 1 मोल अगर हम H2 का लेते हैं तो उसका मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन में क्या है, 2 मोल है H2O का और 2 ही मोल प्रोडक्ट का बन रहा है। तो मतलब क्या है इसका, यही रूल हमें फॉलो करना है, ये रूल है इसमें। तो इस वजह से ये हमें समझ लो बिल्कुल रट लेना है, हर क्वेश्चन को हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। जो रिएक्टेंट का वेट दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट से, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट से, और 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट में इसका मास कितना होगा, 2 होगा। जो भी यहाँ पे रिएक्टेंट होगा उसके 1 मोल में कितना मास होगा, हमें हमेशा वही लिखना है यहाँ पे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट में कितने मोल बन रहे हैं डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में हमने उसके कितने मोल लिए हुए हैं। तो यहाँ से हमें क्या, वाटर के मोल पता चल जाएंगे कि वाटर का इतना मोल फॉर्म हुआ। अब दूसरा हम देखेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन लिया इतना, और उसके बाद ये ले लिया हमने 1 मोल वाटर ले लिया, नहीं 1 मोल ऑक्सीजन ले लिया, और 1 मोल ऑक्सीजन में कितना वेट होता है, 32 ग्राम होता है। मल्टीप्लाई इसको हमने किया, प्रोडक्ट में कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, और ये 2 मोल कितने ऑक्सीजन से बन रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन से बन रहा है। तो इसमें कितना बना, 0.5 मोल H2O के बने। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है लेस है। Thank you. Please like the channel, subscribe the channel, and do ask your question if you have any doubt.